नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव से पहले ताहिर हुसैन को फौरी राहत मिली है। मुस्तफाबाद से AIMIM के टिकट पर ताहिर हुसैन चुनावी मैदान में है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है, लेकिन कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं उससे ताहिर हुसैन के लिए यह राहत काफी महंगी साबित होने वाली है। वहीं ताहिर हुसैन को जो पैरोल मिली है उससे सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ताहिर के पैरोल का विरोध किया है। दूसरी तरफ मुस्तफाबाद सीट पर सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी ने दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुद्दा बनाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ताहिर हुसैन जो दंगों के आरोपी हैं उन्हें पैरोल मिलनी चाहिए? क्या वो चुनाव में असर डाल पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट को ये बार बार आईना दिखाया जाता है कि जज साहब, आप लोगों के बीच वैचारिक भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि आप संविधान कानून की व्याख्या करते हैं जी। और उस व्याख्या में आप लोग अपने अपने विचारधारा को रखते हैं। इसलिए 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, 4 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, ये जो 2, 3, 5, 7, 9 ये बेंच बनाई जाती है, उन बेंच में संविधान की उन धाराओं के साथ ये लोग अपनी विचारधारा रखते हैं। और जब विचारधारा में टकराव होती है तो कभी कोई केस फंस जाता है, कभी किसी में फिर वही लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाता है। मतलब 7 जजों की बेंच है तो 4-3 से भी फैसला हो सकता है, 5-2 से भी फैसला हो सकता है। ताहिर हुसैन का मामला ऐसा ही था। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था नामांकन के लिए इसे पैरोल दिया गया 1 दिन के लिए। जब 1 दिन नामांकन करके फिर जेल में चला गया तो हाई कोर्ट में गया जमानत याचिका लेकर कि हमें जमानत चाहिए ताकि चुनाव प्रचार कर सके। अब इसके ऊपर आरोप बड़े गंभीर हैं। बिल्कुल। तो जब आरोप इतने गंभीर हैं तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, नहीं, प्रचार के लिए आपको छूट नहीं दी जा सकती। ये तो परंपरा है, अगर प्रचार के लिए इसे छूट दोगे तो दूसरे को भी छूट देना पड़ेगा। ये अमृतपाल सिंह भी तो चुनाव जीत कर आया है, सांसद है और अपनी पार्टी बना लिया है। ये हार्डकोर टेररिस्ट पंजाब का, और वो भी बार बार जमानत याचिका दायर किया था चुनाव प्रचार के लिए। अब चुनाव प्रचार करवाते रहो। चुनाव तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में हमेशा होते रहते हैं, पूरे साल चुनावी। और जब आप चुनाव प्रचार के लिए जमानत या पैरोल देने की व्यवस्था शुरू कर दोगे तो फिर होगा क्या कि किसी राज्य में चुनाव हो और हर क्रिमिनल सोचेगा कि हम चुनाव में एंट्री कर लें, यानी कि नॉमिनेशन कर लें। नॉमिनेशन के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। ये कोई पार्टी विशेष की जरूरत नहीं है। ये तो ओवैसी की पार्टी AIMIM से खड़ा है, निर्दलीय से भी खड़ा हो सकता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है कि व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, तो कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है। जैसे अमृतपाल सिंह इंडिपेंडेंट लड़ा, जीत गया, टेररिस्ट होने के बावजूद जीत गया। लेकिन ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, रोक लगा दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के लिए हेवन है, स्वर्ग की तरह। वहां कोई न कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, इन लोगों ने सोच रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 2 जजों की बेंच, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये दोनों जजों की बेंच बैठी। इन दोनों जजों ने पूरे मामले की सुनवाई की। अब जस्टिस अमानुल्लाह ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। ये SV राजू जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। सीधे तौर पर कहा, नहीं, ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर गंभीर आरोप है, छोटे मोटे आरोप नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे चोरी डकैती के आरोप में अंदर है। ये दंगा का मास्टरमाइंड था, इसके घर पर इतने सबूत मिले हैं। ये पेट्रोल बम तैयार कर रहा था, पूरे दंगे की सामग्री इसके घर पर मिली है। और ये आकस्मिक घटना नहीं हो सकती कि ये दंगा की प्लानिंग कर रहा था, और उसमें भी कब, किस समय, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है। ये पूरे भारत के छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की पूरी साजिश थी। और ये
दंगे को सिर्फ दंगे की तरह नहीं, बल्कि इसको उस व्यक्ति के राष्ट्रद्रोह की तरह लेना चाहिए। लेकिन दोनों जजों में कन्फ्लिक्ट हो गया। पंकज मित्तल ये बार बार सवाल उठाते रहे कि नहीं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये तो पिटारा खुल जाएगा, जमानत के लिए सब लोग आ जाएंगे, जितने चुनाव लड़ेंगे ये सब लोग जमानत के लिए आ जाएंगे, नई परिपाटी शुरू हो नई परिपाटी शुरू होगी। तो हम उस परिपाटी को शुरू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस अमानुल्लाह ने बार बार कहा, दिल्ली पुलिस ने अब तक कितने गवाह गुजारे, 4 गवाही क्यों गुजारे, इस पर दंगे के अलावा कौन कौन से आरोप हैं, दंगे में शामिल तो था, तो आरोप तो इसके ऊपर देशद्रोह का भी है जी। कई मुकदमे हैं, उन सब में अभी 2 और मुकदमे हैं जिसमें जमानत नहीं मिली है, तो इसके ऊपर गंभीर आरोप है। इसलिए दोनों जजों के बीच एक सहमति नहीं बन पाई। पंकज मित्तल बार बार कहते रहे कि ये परिपाटी शुरू नहीं करना चाहते, परंपरा शुरू नहीं करना चाहते। इन लोगों ने पहले भी ऐसी परंपरा शुरू की, जैसे अरविंद केजरीवाल के संबंध में। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी जानी थी लोकसभा चुनाव से पहले, तो एक परंपरा आई, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना भी थे जो आज सीजेआई हैं, और एक दीपांकर दत्त थे। अब जस्टिस खन्ना आज सीजेआई बन चुके हैं। इन दोनों ने क्या किया था, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना है चुनाव में, इसलिए अरविंद केजरीवाल को, इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल उसका हकदार है। 2 अलग अलग परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति है कि आप जमानत के लिए जाते हो, कानून व्यवस्था के अंतर्गत, संविधान के नियमों के अंतर्गत ये आकलन किया जाता है। अगर जो सरकारी वकील हैं वो बताते हैं कि देखिए इन धाराओं में जमानत नहीं मिल सकती, जो अरविंद केजरीवाल पर था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसमें बिना ईडी की सहमति के जमानत नहीं दी जा सकती। ये सेक्शन 45 कहता है जी। कि अगर ईडी कहता है, ईडी की टीम का ये मानना है कि अब इनसे पूछताछ हो गई है, ये एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, परिस्थितियों को उल्टेंगे नहीं, ये सबूतों को मिटाएंगे नहीं, तो अब हमसे जो चाहिए था वो हो गया है, तो उसके बाद इनको जमानत दी जानी चाहिए। ये अगर ईडी की टीम बोल देती है तो उसके बाद ही जमानत मिल सकता है। लेकिन क्या किया, कहा नहीं, ये सब चीजें तो दूर की बात है, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, और डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। और अगर लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी में तो और कोई नेता है ही नहीं, तो इसलिए उनको जमानत दे दी गई। तो फिर क्या हुआ, धड़ाधड़ जमानत याचिका आने लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उधर से हेमंत सोरेन आ गए, इधर से मनीष सिसोदिया आ गया, पॉलिटिकल जो लोग थे जो कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप में है वो सब आने लगा। उसके बाद दूसरे लोग भी आने लगे और एक नई परंपरा शुरू करने की बात की गई। कहा कि भाई जब लेवल प्लेइंग फील्ड है तो हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड से आते हैं, यानी कंपिटिटिव मार्केट है। अब कंपनी का सीईओ है, कंपनी का मालिक है, ज़्यादातर भ्रष्टाचार के ईडी के मामले में रियल एस्टेट कारोबारी पकड़ा गया है, कोई दूसरे बिजनेस पर्सन पकड़ा गया है। तो ये लोग कह रहा है कि भाई हम तो हजारों एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते हैं, तो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड भी देखिए, हम जेल के अंदर रहेंगे, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट में वो आज भी देखने को मिली। जब ये 2 जज कंफ्यूज हो गए, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो आधार क्या बनता है, आधार इस जमानत याचिका पर तुरंत ही 3 जजों की बेंच बना दी गई। अब 3 जजों की जब बेंच बनाई गई तो हमेशा 3 जजों की बेंच 2 जजों के बाद बनाई जाती है जमानत के लिए। ये जमानत के लिए बेंच पर बेंच बनाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, तो एक जज ही होते और जमानत देना या उसको खारिज करना ये कौन सा संवैधानिक मसला ताहिर हुसैन का पैरोल है, जो दिल्ली दंगे का आरोपी है, देशद्रोह का आरोपी है, जिसके ऊपर 2-2 जज को चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है जमानत की याचिका पर। यह जमानत की याचिका पर एक जज की जरूरत होती है, वो उनके विचार होता, हाँ ठीक है इनको जमानत देनी चाहिए, दे देते, नहीं तो रिजेक्ट कर देते। लेकिन 3 जज बैठा दिए गए। अब वो 3 जज जमानत देने के लिए तैयारी हो गई। अब उसके बाद पैरोल पर इनको बाहर भेजा गया है। अब ये प्रचार करेंगे दिन भर, 2 लाख रुपये सिक्योरिटी के लिए जमा करो पर डे। क्यों दिल्ली पुलिस की व्यवस्था रहेगी, साथ साथ में रहेगी। अब 2 लाख रुपए पर डे जमा करके ये प्रचार करेंगे जितना दिन अभी
क्या 3 तारीख तक प्रचार करना है? 6 दिन की मोहलत तो 3 तारीख तक प्रचार शाम तक होगी, प्रचार के शोर खत्म हो जाएगी, इतने दिन के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत जुडिशियल सिस्टम के अंदर है कि आप एक ही मामले में अलग अलग रुख कैसे अपनाते हो। एक ही मामला है, जैसे ये परंपराएं जमानत की जो है, जिसमें किसी तरीके से जब ये कॉलेजियम में बैठे जज सोचते हैं कि जमानत दिलवाना है तो वो जल्दीबाजी करते हैं, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर ये पिछली सुनवाई के दौरान 20 और 22 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा था कि जब जेल के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति वोट देने के लिए बाहर नहीं आ सकता, वोट नहीं दे सकता, तो जेल में बैठकर तुम चुनाव कैसे लड़ सकते हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के खिलाफ है। ये तो तोड़ मरोड़ के रखा गया कि नहीं, 2 साल तक अगर सजा है तो 2 साल की सजा के बाद ही आपकी सदस्यता खत्म होगी। चुनाव लड़ने के लिए आप गंभीर आरोप के अंदर जेल में हो, और अगर उस आरोप में सजा 7 साल, 8 साल, 10 साल उम्र कैद तक हो सकती है, तो चुनाव लड़ने वाले की जरूरत क्या है? ये आतंकवादी, चाहे राशिद इंजीनियर हो जम्मू कश्मीर का, या फिर अमृतपाल सिंह हो, ये हार्डकोर टेररिस्ट, टेरर फंडिंग में और एक टेररिस्ट एक्टिविटी में फंसा हुआ, वो भी चुनाव लड़ लेगा, जीत जाएगा। और चूंकि अपने लोग उसके वहां पर जो हैं, उसकी मानसिकता अगर सीख है तो फिर देश का काम क्या होता है? प्रशासन, जुडिशरी, लोकतंत्र में क्या, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है और वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वो कहेगा कि नहीं हमें ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन दवा ना खाएंगे, तो क्या डॉक्टर उसे दवा ना दे? वो कहेगा नहीं सर्जरी नहीं करवाएंगे, तो सर्जरी नहीं करना चाहिए। इलाज जरूरी है। उसी तरीके से अगर कोई दिमागी रूप से सिक है, समझ नहीं आ रहा, बीमार है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है, टेररिस्ट है, और हम उसके सिंपैथाइजर बन जाते हैं, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उसके खिलाफ, उसका भी इलाज होना चाहिए कि ये नहीं लड़ सकता चुनाव, इसका जगह इसके लिए संसद में नहीं जेल के अंदर है। तो ताहिर हुसैन को जिस तरह से पैरोल दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले से उठ रहे सवालों में एक नया सवाल जोड़ता है कि क्या ये परंपराएं सुप्रीम कोर्ट की रहनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, बेल कोर्ट, जमानत कोर्ट, फैसला नहीं आते इनके, 98,000 मुकदमे आपके अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर सुनवाई का समय नहीं है, कैसे निपटाया जाए? आपको गर्मी की छुट्टी चाहिए, आपको क्रिसमस की छुट्टी चाहिए, पूरे कैलेंडर सुप्रीम कोर्ट का देखें तो ये चूंकि खुद ही गवर्न करते हैं, तो इसलिए ये ब्रिटिश कालीन परंपराएं चाहिए। गर्मी के दिन में हम काम नहीं कर सकते, सिर्फ वैकेशन कोर्ट काम करेगा। ये गर्मी की छुट्टियां जो होती है सिर्फ बच्चों के लिए होती है, स्कूलों में टीचर के लिए भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे जाएंगे, लू लग जाएगी, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये जो एसी गाड़ी, एसी बंगला, उससे निकलकर एसी गाड़ी से चलते हुए एसी चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन फिर भी गर्मी की छुट्टी चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा, इन चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, उसके बाद वैकेशन चाहिए। ये समर के साथ साथ विंटर वैकेशन भी चाहिए। इनको ये भी चाहिए कि क्रिसमस की छुट्टी हो 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक कोर्ट बंद रहे। ये जो परंपराएं हैं और जो इन लोगों ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यवस्था हम ही चलाएंगे, इसको बदलने की जरूरत है। तभी इनके ऊपर से जो इनकी छवि खराब हो रही है वो चेंज होगी और इनके ऊपर से वो टैग खत्म होगा। अगर कंपटीशन हो, एनजेएससी लागू हो, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो, कंपिटिटिव तरीके से जज वहां पर पहुंचे, और वो जो मिडिल क्लास मानसिकता, लोअर क्लास मानसिकता, मतलब जो जमीन से जुड़े हुए लोग वहां पहुंचेंगे, तभी उनको लगेगा कि वास्तविकता क्या है। ये जो खानदानी जज बने हुए हैं 2-2, 3-3 पीढ़ी से, इन लोगों के अंदर जमीन से जुड़ी हुई चीजें समझ नहीं आती। ये किस ख्वाब में रहते हैं कि हम पूरे दुनिया के ये जो सो कॉल्ड मानवाधिकारवादी हैं, मानवाधिकार की बात करने वाले हैं, उसका बोझ हमारे ही सर पर है। और हमें देश से मतलब नहीं, हमें समाज से मतलब नहीं, हमें व्यवस्था से मतलब नहीं, हमें मतलब किस बात से है कि पूरी दुनिया में हम एक मिसाल कायम कर सके कि नहीं, हम जज हैं और हम सिर्फ मानवाधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये
स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और ये सवाल खड़े हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है। एक ही बार इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन का मतलब एनजीएसी लागू करने की व्यवस्था फिर से होगी, मानसिकता बदली जाएगी, कॉलेजियम खत्म होगा, तभी ये पूरी व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से मुस्तफाबाद सीट का जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ गया, अब ताहिर भी चुनाव प्रचार मैदान में होंगे, तो इससे कितना क्या वो असर डाल पाएंगे? बिल्कुल असर डालना चाहिए, और असर डाले तो अच्छी बात है, ना डाले तो मुसलमानों पर सवाल खड़ा होता है। अगर ये मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहा है, एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी ने इसे टिकट क्यों दिया? क्योंकि ये दंगे का आरोपी है और किसके साथ खड़ा रहा? मुसलमानों के साथ। मुस्तफाबाद में इसने अपने घर को किला बना दिया, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। वहां से जो बम फेंके जा रहे थे मुसलमान फेंक रहे थे, तो वहां के मुसलमान मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन को अपना हीरो मानता है। लेकिन जो सामाजिक वहाँ पे जो मुद्दे हैं, जिस तरह से वहाँ पे जो अव्यवस्था देखी गई है, मुस्तफाबाद की जो तस्वीरें सामने आती है वो रूह कपा देगी। ना पानी की व्यवस्था है, सड़कें, नालियां, सब गड्ढे हैं, बहुत ही ज्यादा बद इंतजामी है तो मुस्तफाबाद उससे में। क्या फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान हिंदुस्तान में विकास के मुद्दे पर वोट देता है? क्या किसी भी जगह पर कोई भी विधानसभा, लोकसभा, लोकल बॉडी इलेक्शन में, कारपोरेटर का इलेक्शन में आज तक कितने मुसलमानों ने व्यवस्था के आधार पर वोट दिया? पूरे हिंदुस्तान की बात है। कपिल मिश्रा की चुनौती क्यों होगी? क्या ताहिर हुसैन कपिल मिश्रा का वोट काटेगा? क्या कपिल मिश्रा को वहां का मुसलमान वोट देगा? चुनौती आम आदमी पार्टी की होगी, चुनौती कांग्रेस को होगी, जो कि मुसलमानों के वोट पर निर्भर है। कपिल मिश्रा की चुनौती कम होगी, बढ़ेगी क्यों? ताहिर हुसैन हिंदुओं का वोट लेकर आएगा कि वो मुसलमानों के बीच का वोट के बंटवारा में हिस्सेदार बनेगा। और अगर मुस्तफाबाद का मुसलमान ताहिर हुसैन को वोट नहीं देता तो भी वो गद्दार ही है, क्योंकि उसने तो उसके लिए किया। लेकिन वोटिंग जो होती है मुसलमानों की, वो इस आधार पर नहीं होती कि किस मुस्लिम लीडर ने हमारे लिए क्या किया, किस हिंदू लीडर ने क्या किया। उसकी वोटिंग होती है कि किस नेता को वोट देंगे तो भाजपा को हरा सकती है। इसलिए अगर ताहिर हुसैन को या ओवैसी की पार्टी में ये लगेगा वहां के मुसलमानों को कि ताहिर हुसैन चैलेंजर है कपिल मिश्रा का, तो उसके पक्ष में कुछ वोटिंग होगी और इसका अपना आधार है। अगर ये कर पाता है तो कम से कम ये तो होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पर टैग की बात की है, मुसलमानों पर टैग की बात होगी। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो रहा था, घाटी के क्षेत्र में 2500 पार्टियां लड़ रही थी। किसी को यह भरोसा नहीं था, कोई एनालिस्ट ये नहीं बता पा रहा था कि अब्दुल्ला की पार्टी को इतनी बहुमत मिल सकती है। क्यों? क्योंकि घाटी के क्षेत्र में हर 2 किलोमीटर पर एक पार्टी का दफ्तर, पूरे घाटी में, घाटी के क्षेत्र में, जम्मू के क्षेत्र में नहीं। घाटी राशिद इंजीनियर आ गया टेरर फंडिंग का, जमात वाले आ गए अपनी पार्टी लेकर, पीडीपी थी, अब्दुल्ला की पार्टी केवल कांग्रेस के साथ गठबंधन। तो क्या वहां के मुसलमानों ने यह सोचा कि सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए वोट, क्योंकि सारी पार्टियां हमारे साथ काम की है। राशिद इंजीनियर को लगा कि हम तो बड़े आतंकी समर्थक, लोकसभा में हम जीत गए, विधानसभा में भी जीत जाएंगे, क्योंकि ये नैरेटिव क्रिएट किया गया वहां की एक पार्टी को दो, नहीं तो जम्मू के रीजन से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, यहां गड़बड़ हुआ तो फिर क्या होगा? भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा पहला, फिर हिंदू मुख्यमंत्री हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो ये मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में इस आधार पर वोट नहीं देते। उसके साथ ये विकास का मुद्दा नहीं रहता, रोजगार का मुद्दा नहीं रहता, बेरोजगारी समस्या, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के बीच का मुद्दा रहता है, चाहे कांग्रेस उठाए, आम आदमी पार्टी उठाए, ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए उठाया जाता है। मुसलमानों की स्ट्रेटेजिक वोटिंग है और वो उसी के आधार पर वोट देता है कि हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, हम उसको वोट देंगे। उसमें अगर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लोकल लीडरशिप के लेकर, तो वो कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में सारे जो कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, कुछ निर्दलीय भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, उन मुस्लिम कैंडिडेट के बीच थोड़ा बहुत भी विभाजन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। उसी तरह से कपिल मिश्रा करावल नगर से है, ये मुस्तफाबाद से है। अब उन जगहों पर ताहिर हुसैन के आने से कपिल मिश्रा का मनोबल बढ़ेगा, लोगों को बताया जाएगा देखो ये दंगे का मास्टरमाइंड ये बाहर आया है
और फिर दंगा कराने की कोशिश करेगा। तो ये समस्या कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी की है। ताहिर हुसैन उसके लिए सरदर्द बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को न उससे फायदे की बात सोचनी चाहिए, न नुकसान की बात सोचनी चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ताहिर हुसैन को मिली पैरोल ने देश की सर्वोच्च अदालत को सवालों में ला दिया है। क्या एक आरोपी को इस तरह पैरोल मिलनी चाहिए? इस पर बहस जरूर छिड़ गई है, क्योंकि 2 जजों की बेंच ने इस मामले को लेकर एक सहमति नहीं दिखाई थी, जिसके बाद इसे 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया। अब देखना होगा कि ताहिर हुसैन, जो पहले आप में थे, अब ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े, वो प्रचार में कितना असर डाल पाते हैं। ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।